बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन से बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद खान इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कल आपको मैंने इस बारे में बताया था। परसों फ़हीम अख्तर ने भी ट्वीट की थी। उनके सोर्सेज बता रहे थे कि गड़बड़ चल रही है। आज पता चला है कि सोर्सेज से ही टेलीविज़न चैनल्स पर भी खबर चली है कि उमर हमीद खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन साथ ही ये खबर भी चल रही है कि उनका इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं किया गया। इनके इस्तीफे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, ये समझने की बात है। अब वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर वजाहत की है, जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर क्यों बन गई, उसकी वजह यह है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ अफराद या जमातें या कुव्वतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। अब कुछ सियासी कुव्वतों की ये ख्वाहिश तो है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन क्या ये इलेक्शन मुलतवी हो भी सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि जो सेनेट में करारदाद लाई गई थी, वो सेनेट में लाई गई करारदाद जो है, उसको अगर अमली जामा पहनाना है या उन सेनेटर्स और उनके हिमायतियों के ख्वाब को अमली जो शक्ल है वो देनी है, तो फिर उसके दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, यानी अगर इलेक्शन नहीं होने तो दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट को मना ले और कहे कि इलेक्शन नहीं हो सकते। एक रास्ता तो यह है। और दूसरा रास्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन टूट जाए। इलेक्शन कमीशन टूटने का मतलब यह है कि सेक्रेटरी जो है वो इस्तीफा दे दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दे दें और मेंबरान भी इस्तीफा दे दें। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होगा। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इलेक्शन कराना चाहता है, मैं उसकी इंटेंशन पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि किन सूरतों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा सकता है या उसको 8 फरवरी से आगे ले जाया जा सकता है। तो वो सूरतें यही बनती हैं। इसलिए उमर हमीद खान, हालांकि उमर हमीद खान इज़ नॉट इलेक्शन कमीशन, चीफ हैं और मेंबरान हैं, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उनकी एक बहुत अहमियत होती है। अब इस पर एक जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है अपना नोटिफिकेशन, उसमें वो कहते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक ज़हीन और मेहनती ऑफिसर है और वो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं। ताहम पिछले कुछ दिन से उनकी सेहत ख़राब थी और वो इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर रहे हैं। अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देंगे, अगर सेहत ने इजाज़त दी तो। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और इसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना नहीं है। हत्ता कि तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन और इसके दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरी साहिबान अहसन तरीके से कमीशन के काम को चला रहे हैं। ये जो है वो दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत की गई है। और इसमें जो कहा गया ना कि जी बहुत ज़हीन और मेहनती ऑफिसर हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो खबरें चल रही हैं कि झगड़े का एक मामला है चीफ और सेक्रेटरी के दरमियान, उसको के तासुर कोई भी नफ़ी करने के लिए इस तरह का इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का एक नोटिफिकेशन जो है वो या प्रेस रिलीज़ जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन तो नहीं, सॉरी, प्रेस रिलीज़ जारी की है और बताया कि नहीं जनाब, कोई मसला नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्शन पर, इसलिए इस तरह की अफवाहें ना छोड़ी जाएं कि इलेक्शन इनकी वजह से मुतासिर होंगे। इलेक्शन जो है वो उनके मामलात को बाकी दीगर लोग जो हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी और बाकी लोग देख रहे हैं, तो इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने तासुर दिया है और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी के इलेक्शन जाने की वजह से इलेक्शन को डिले नहीं कर सकता, ना करेगा। उसकी वजूहात कुछ और होंगी अगर आगे जाकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले करना हुआ तो उसका तरीकाकार कोई और इख्तियार किया जाएगा। अभी ये छोटे छोटे टीजर्स आ रहे हैं हमारे सामने, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या निकलता है। अच्छा, अब आ जाइए जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब और द इकोनॉमिस्ट के दरमियान जो एक रोमांस चल रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने दो वजूहात बयान की हैं। देखें, एक तो इकोनॉमिस्ट डटा हुआ है और अपने उस आर्टिकल पर डट गया है और डटने के नतीजे में वो बार बार जो है उसके ट्वीट्स कर रहा है, उसके क्लिप्स या छोटे छोटे पार्ट्स को ट्वीट कर रहा है और वो लाखों में और करोड़ों में उसके इंप्रेशन जा रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल को ज़्यादा मकबूल बनाने में भरपूर किरदार अदा किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। यानी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल ना दिया होता तो यकीनन ये उस दिन से अगले दिन ये इतना बड़ा मौजू ना बनता। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जितना सख्त रिएक्शन इसके ऊपर दिया, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही इस आर्टिकल को हिट कराया
और हर कोने में जो है वो दूर दराज तक लोगों की पहुंच तक इसको पहुंचाने में किरदार अदा किया, यानी इसको हाइप दी और लोगों के फिर तजस्सुस पैदा हुआ कि अच्छा इस आर्टिकल में क्या है जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट को इतना ज़्यादा रगेत दिया है। तो उसके नतीजे में देखिए अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब दो नए इल्ज़ामात लाए हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता कि किसी का लिखा हुआ आर्टिकल किसी दूसरे के नाम से शाया कर दिया जाए, यानी वो इस बात पे कन्विंस हैं कि ये आर्टिकल इमरान खान ने नहीं लिखा, ये आर्टिकल किसी और ने लिखा है और उसको शाया जो है इमरान खान के नाम से किया गया है। इसको वो घोस्ट आर्टिकल करार दे रहे हैं। तो देखिए इस पर साकिब बशीर साहब ने भी कल अपनी राय का इजहार किया हुआ था। वो लोग जो अदालत जाते हैं और अदालत के माहौल उन्होंने देखा है, कमरा अदालत को में जिस तरह से जेल के अंदर अदालत लग रही है, उस सारी चीज़ों को वो देखते हैं, तो उससे उनकी राय यह है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि इमरान खान का आर्टिकल जो है वो जेल से छपकर बाहर आ सकता है। उसकी वजह उसके कई तरीके हो सकते हैं। मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर इमरान खान जेल में है और वो एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं और उनको पेपर पेन नहीं दिया जा रहा, वो क्या करेंगे? वो उसके पॉइंट्स अपने वकील को डिक्टेट करवाएंगे। वो कहेंगे ये पॉइंट्स इस अंदाज में लिख कर लाओ और अगली पेशी पे मुझे दिखाना। अब रोज़ ही तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन पेशियाँ हो रही हैं। वो उसका ड्राफ्ट बनाकर ले गए होंगे इमरान खान के पास। इमरान खान ने कहा होगा कि नहीं ये जुमला इस तरह नहीं, इस तरह करो, यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐड करो, इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो और अगली मरतबा नया लेकर आना। वो अगली मरतबा नया आया होगा और उसके बाद इमरान खान ने कहा होगा कि बस इसमें इस दफ़ा 2 जुमले ये तब्दील कर दो, ये ठीक है, बिल्कुल बाकी ठीक है और मैंने पढ़ लिया है और ये मेरा ही आर्टिकल है। जब इमरान खान ने उस आर्टिकल को ऑन करके या किसी से लिखवा लिया तो वो खुद हाथ से लिखें या किसी के हाथ से लिखवाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक मुमकिन सूरत यह भी हो सकती है, यह भी हो सकता है कि जब उनसे वकला ने मुशावरत करने के लिए वक्त मांगा हो, उस दौरान इमरान खान ने उनसे कागज़ लिख कर दे दिया हो, यह भी मुमकिन है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल तो नहीं है इसके लिए 2-4 दिन चाहिए हो। वही बातें जो इमरान खान रोज़ाना दोहराते हैं उनकी चलती रहती हैं और उनके दिमाग में ज़ाहिर है दिन रात गूंजती होंगी और सीक्वेंस उनके माइंड में मौजूद है, वो उन्होंने उसको लिख दिया है। अगरचे इसमें 1-2 इल्ज़ामात जो बहुत संजीदा नौयत के हैं, बाकी सारी बातें सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स है। जो हैपनिंग हुई है उसका सीक्वेंस है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आर्टिकल लिखने के लिए उनको बहुत लंबा चौड़ा वक्त दरकार है? तो ये कहना कि इमरान खान ने आर्टिकल नहीं लिखा है, इसका कोई सबूत मेरा ख्याल है, इसको घोस्ट आर्टिकल कहना ये दुरुस्त नहीं होगा। जब इमरान खान ने हाँ, अगर इमरान खान ये कह दें कि जी मैं इस आर्टिकल का राइटर नहीं हूँ, किसी ने मेरे नाम से भिजवा दिया है, तो फिर जाहिर है इकोनॉमिस्ट के लिए सुबह का बायस बनेगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि क्या दी इकोनॉमिस्ट ने जेल में मौजूद किसी दूसरे शख्स को ये सहूलत दी? तो देखिए मैं फिर आपसे पूछता हूं कि क्या आपने जेल में मौजूद किसी और दूसरे शख्स को एक्सरसाइज मशीन की सहूलत दी? क्या किसी और को भी आप इस तरह से जो है वो टेबल और कुर्सी देते हैं जिस तरह बाकी कैदियों को, जैसे आपने इमरान खान को दी? तो भाई वो जो शख्स है वो इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उसका आर्टिकल छापा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह होने की हैसियत से उसका आर्टिकल छापा गया है। क्या बाकी जेल में बैठे हुए सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं? क्या वो सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं जितनी इमरान खान रखते हैं? तो ये बड़ा ही कमज़ोर आर्गूमेंट है और मेरा ख्याल है कि अपनी उस एक गलती को छुपाने के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब बार बार मज़ीद कमज़ोर दलाइल दे रहे हैं। अब ये दलील देना कि कितने और लोगों का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने छापा है, तो भाई क्या इकोनॉमिस्ट हर गली मोहल्ले के आदमी का या छोटे मोटे मुजरिमों का तो नहीं छापेगा या मुलजिमों का तो नहीं छापेगा आर्टिकल? जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि फिर वो सहूलियत जो आप इमरान खान को दे रहे हैं बाकी सबको क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट आप क्यों दे रहे हैं? क्यों आपने उनको एक्सरसाइज की मशीन दी है? क्यों आप उनको जो है वो अदालत के अंदर जाके जेल के अंदर जाके अदालतें लगा रहे हैं? बाकियों के तो जेल के अंदर अदालतें नहीं लगाते। इसका मतलब है कि आप बाकी कैदियों से उस शख्स का मुवाजना नहीं कर सकते, इसलिए आप इकोनॉमिस्ट को भी नहीं कह सकते कि जी आपने बाकी कैदियों को क्यों नहीं छापा और इमरान खान का ही क्यों छापा है। तो मेरा ख्याल है ये कमज़ोर दलाइल है और कमज़ोर दलाइल की वजह से ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन उनकी हो रही है। मैं मुखलिसाना मशवरा वैसे ये दूंगा कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस टॉपिक को बंद कर दें, इसको छोड़ दें। जो डैमेज हो गया इनके स्टेटमेंट्स की वजह से वो हो गया। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल छप के उसी दिन बात ख़त्म हो जाती अगर इसको इतनी हाइप मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ से ना दी जाती। तीसरे मौजू पर आ जाए जरा। मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया और बड़े दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं। वो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे लेकिन इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे लेकिन इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन का माहौल नहीं है, इलेक्शन का क्या हालात नहीं है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं कि जी पूछा गया कि जी आप कितने अरसे के लिए आप इलेक्शन डिले चाहते हैं? वो कहते हैं मुझे पता नहीं है। यानी नहीं पता कि इलेक्शन महीने के लिए डिले चाहिए,
उस वक्त तो कहते थे कि मौसम की खराबी है, मौसम तो चले 15-20 दिन के बाद और बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कब तक डिले होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं काबुल जा रहा हूं, हो सकता है कि वहां से सिक्योरिटी की सूरत हाल के बेहतर होने का कोई फार्मूला मिल जाए। मुझे नहीं पता इसकी किस किस्म की स्टेटमेंट है और कैसे वो काबुल जाके चीज़ों को बेहतर करेंगे कि मुल्क में सिक्योरिटी हालात बेहतर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में उन्हें लगेगा कि बस 15-20 दिन आगे भी ले जाएं या महीना भी आगे ले जाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो क्लूलेस है इस हवाले से कि इलेक्शन कब होने चाहिए और बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हालात तो होते हैं, हम दुआ गो हैं कि चीज़ें खैरियत से हों। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इलेक्शन कमीशन की दुआओं पर अब बैठे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन दुआ करेगी और मुल्क के हालात, सिक्योरिटी के हालात ठीक हो जाएंगे। तो फजल रहमान साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। तो यही मैं कहता हूँ, अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे और साफ शफाफ हो जाएंगे तो फजल रहमान साहब कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। और अगर आप हुकूमत में नहीं आ पाते और कोई और हुकूमत बना लेता है तो भी आसमान नहीं गिर जाएगा। और अगर वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि जी आइन की किताब को आप खुदा ना खास्ता जला के भी रख दें, ख़त्म भी कर दें, सिरे से मिटा ही दें, तो फिर भी आसमान तो फिर भी नहीं गिरेगा। तो आइन ही होता है ना जी, आइन की खिलाफ वर्जी कई दफ़ा हो गई, अब आप चाहते हैं कि मजीद आइन की खिलाफ वर्जी हो 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से, और आसमान तो नहीं गिरेगा लेकिन बहरहाल आइन ज़मींबोस हो जाएगा। और आइन ज़मींबोस होता है जिन मुल्कों का, वहाँ पर फिर कोई रियासत किसी कानून के तहत नहीं चलती, वो जंगल का कानून बन जाता है। बिलावल साहब भी बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं। एक तो जो मुझे नारा वो बहुत दिलचस्प लगा, लाहौर में है, 3-4 दिन से जलसे वलसे कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और वो है उनका नारा जो कि हाँ, सस्ती होगी रोटी दाल चावल, सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वज़ीर आज़म बिलावल। एक तो ये चावल और बिलावल का काफ़िया क्या खूब नासिर हुसैन शाह साहब ने मिलाया है, रोटी दाल चावल। ये रोटी कपड़ा और मकान से रोटी कपड़ा और मकान से रोटी दाल चावल हो गई है। तो 40 साल के बाद नारे के अल्फाज बदले, नारा वही है, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, तो सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वज़ीर आज़म बिलावल। तो उसमें तो फिर एक रिदम और था, इसमें तो रिदम भी नहीं है और बहर भी नहीं है। सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वज़ीर आज़म बिलावल, तो एक तो काफ़िया बड़ा दिलचस्प है बिलावल और चावल का। और दूसरा ये है कि ये 40 साल के बाद भी अगर आप ये नारा लगा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा, अल्फाज बदल के 40 साल के बाद, तो भाई इसकी इंप्लीमेंटेशन के अगले 40 साल के बाद होगी। बिलावल के पोते पोतियाँ आकर ये नारा दोबारा लगाएंगे, नवासे नवासियाँ लगाएंगे दोबारा आकर ये नारा। ये 40 साल से आप कह रहे हैं, तो अब आज फिर वही कह रहे हैं, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगी? नारा ही लगा के आपने जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और फिर देखिए बिलावल जो है वो नवाज शरीफ को रगेद रहे हैं, कह रहे हैं कि जी फरवरी में इनको दोबारा दिल की तकलीफ़ हो जाएगी और फिर ये भागेंगे बाहर लंदन इलाज कराने के लिए। मैं इनको कहूँगा कि जी हमारे सिंध वाले उस हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाया हुआ उसमें आ जाएं। फिर वो कहते हैं कि नून लीग अपने कायद के केसेस ख़त्म करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, तहरीक इंसाफ भी अपने कायद के इलेक्शन के लिए लड़ रही है और ये भी अपने कायद के केसेस ख़त्म करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ हम हैं जो केसेस के लिए नहीं लड़ रहे, आवाम के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि बिलावल साहब, अभी आप चंद दिन पहले जब काबीना में बैठे हुए थे तो इसी शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे थे और कहते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब आपने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, कमाल कर दिया है, और हम और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे तकरीबात में। और आज कह रहे हैं कि जी ये आवाम के लिए नहीं सोचते, ये अपनी रोटी दवाई के लिए सोचते हैं, अपने केसेस के लिए सोचते हैं। तो ये कैसी धूमली है? आप देखें ना, चंद अरसे को, थोड़ा चंद महीनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद हुकूमत बनेगी, हो सकता है कि कुछ इस तरह का फार्मूला बन रहा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ जाए। तो फिर पीपल्स पार्टी किस मुंह से जाएगी नून लीग के बाद? इसी मुंह से जाएगी। वैसे खैर पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं और इसी मुंह से बैठ के तारीफ़ें करते थे। तो कोई सियासी दीन ईमान नहीं है इन लोगों का। ये बस नारे लगा के इलेक्शन लड़ लो और फिर मिल बांट के मुकमुगा कर लो। तो कैसे कर लेते हैं ये, मैं हैरान हूँ। अच्छा जी, कुछ लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, कुछ के आज नामंजूर हुए हैं। हमाद अजहर साहब के कागजात कौमी असम्बली से नामंजूर हो गए हैं, सूबाई असम्बली से मंजूर हो गए। अब एक शख्स अगर मफरूर है और वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो फिर मेरा सवाल यह है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? और सूबाई का लड़ सकता है तो फिर कौमी का क्यों नहीं लड़ सकता? इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी के थरपारकर से मंजूर हो गए लेकिन मुल्तान से मंजूर नहीं हुए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या अलग अलग कागज़ भरे, एक में डॉक्यूमेंट कुछ और लगा दिए, दूसरे में कुछ और लगा दिए। सनम जावेद के कागजात हर तरफ से मुस्तरद हो गए हैं। सनम जावेद
कि कागजात हर तरफ से मुस्तरद हो गए हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करता। चले, मियां असलम इकबाल साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं, अलबत्ता NA-23 से अली मोहम्मद खान के कागजात मंजूर हो गए हैं। तो इन लोगों के कागजात जो है मंजूर हो गए हैं, तो काफ़ी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। आखिरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अब राब्ता कर लिया गया है। कल मैंने जो एक वीडियो की थी कि जो 10 दिन नहायत अहम है, उसमें मैंने टॉप पे कहा था कि जो सेनेट में पेश हुई है करारदाद, इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। अब इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो लेकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी कंटेम्प्ट पटिशन और ट्रीजन के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि जो भी ये सेनेट में करारदाद लेकर आए हैं उन पर उनको कंटेम्प्ट और ट्रीजन के जो हैं वो इल्ज़ामात के तहत चार्ज किया जाए। और दूसरा, JUI के जो सेनेटर मुश्ताक हैं उन्होंने भी करारदाद जमा करा दिया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। तो एक करारदाद आई थी कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने चाहिए और दूसरी करारदाद आई थी कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने उन लोगों की हिमायत कर दी है जो समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।